के अंदर 500 से 1000 किलोमीटर तक के बेहद गहरे और सटीक हमले, और वो भी सीधे मॉस्को और बेहद सुरक्षित माने जाने वाले क्रेमलिन के करीब। कुछ सालों पहले तक ये कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन था कि कोई ऐसा देश जो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में हो, वो अचानक इतना बड़ा और आक्रामक कदम उठाएगा। लेकिन आज ये एक जमीनी हकीकत है। इस विश्लेषण में हम उस तकनीक और रणनीति के बिल्कुल कोर तक जाएंगे जिसने इस युद्ध की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। इसे असिमेट्रिकल वॉरफेयर या असम्मत युद्ध कहते हैं। एक ऐसी कहानी जहां बेहद सस्ते ड्रोन्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक की पूरी बाजी पलट दी है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, ड्रोन युद्ध का नया दौर। दूसरा, रूस के अंदर तक हो रहे गहरे हमले। तीसरा, विजय दिवस के आसपास हुआ भारी टकराव। और अंत में इसका विश्वव्यापी प्रभाव और जनहानि। तो माइक्रो लेवल की ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक, आइए इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझते हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, ड्रोन युद्ध का नया दौर। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक बहुत ही सस्ती और साधारण सी दिखने वाली तकनीक ने युद्ध के मैदान के पूरे व्याकरण को ही बदल कर रख दिया है। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। सच कहूं तो ये बिल्कुल किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है। इसमें ऑपरेटर बकायदा VR गॉगल्स पहनता है और इन ड्रोन्स को ऐसे उड़ाता है मानो वो खुद वहां आसमान में मौजूद हो। होता क्या है कि इन छोटे ड्रोन्स में ग्रेनेड्स या RPG बांध दिए जाते हैं और फिर इन्हें सीधे किसी बंकर की छोटी सी खिड़की या किसी चलते हुए रूसी टैंक के खुले हिस्से में घुसाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। ये जो सटीकता है ना, इसने युद्ध के मैदान पर खौफ का एक नया ही नाम लिख दिया है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, एक भारी असंतुलन जिसे एसिमेट्री कहा जाता है। जरा गौर करने वाली बात है, एक तरफ है FPV ड्रोन जिसकी कीमत मात्र कुछ $1000 है, और दूसरी तरफ है एक भारी भरकम करोड़ों डॉलर्स की कीमत वाला रशियन आर्मर्ड टैंक। जब महज कुछ $1000 का एक छोटा सा ड्रोन करोड़ों के टैंक को पल भर में राख में बदल देता है ना, तो ये सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका भी होता है। यही कारण है कि यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों की गिनती का नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरी तरह से लागत और प्रभाव का खेल बन चुका है। अब अगर यूक्रेन के इस नए खुद से विकसित किए गए शस्त्रागार पर नजर डालें, तो ये महज कोई हथियारों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक अभूतपूर्व इवोल्यूशन है। लूटी और बोबर जैसे कामिकाजी ड्रोन 800 से 1000 किलोमीटर दूर जाकर खुद को टारगेट से टकराकर तबाह कर लेते हैं। समंदर के मोर्चे पर सी बेबी नेवल ड्रोन्स हैं जिन्होंने ब्लैक सी फ्लीट की रातों की नींद उड़ा रखी है। लेकिन यहाँ जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल। 3000 किलोमीटर की रेंज, जी हां 3000 किलोमीटर। ये मिसाइल सतह के बिल्कुल समानांतर उड़कर रडार की नजरों से बच निकलने में माहिर है। शॉर्ट रेंज डिफेंस से सीधे 3000 किलोमीटर की इस आक्रामक क्षमता तक की ये छलांग सच में अचंभित करने वाली है। खैर, सवाल ये उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है। असल में ये एक बेहद तेज तकनीकी हथियारों की दौड़ है। देखिए, रूस ने ड्रोन्स को रोकने के लिए शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल जैमर्स लगा दिए। इसके जवाब में यूक्रेन ने क्या किया, उन्होंने अपने ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डालना शुरू कर दिया। तो अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि इन ड्रोन्स को ऑपरेटर या GPS सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, जैमर्स के बीच भी ये AI गाइडेड ड्रोन खुद ब खुद अपने टारगेट को पहचानते हैं और उस पर अचूक हमला कर देते हैं। तकनीक किस तरह से अपना रास्ता खुद बना रही है, ये उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, रूस के अंदर तक मार। तकनीक को समझने के बाद अब बात करते हैं उन स्ट्रेटेजिक और हाई वैल्यू टारगेट्स की जिन पर रूस की सीमा के काफी अंदर तक जाकर लगातार प्रहार किया जा रहा है। डिफेंसिव रणनीति से निकलकर पूरी तरह से ऑफेंसिव हो जाना, यही अब नया गेम प्लान है। बॉर्डर क्रॉस करके 500 से 1000 किलोमीटर अंदर तक मार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब मॉस्को और क्रेमलिन जैसे बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा, तो इसने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया। इन हमलों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो हवाई सुरक्षा कल तक अभेद्य मानी जाती थी, उसे अब सफलतापूर्वक तोड़ा जा चुका है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम हमले नहीं हैं। सोल्नेचनोगोर्स्क और वोलोडार्स्की जैसी तेल रिफाइनरियों पर हमला करके सीधे रूस के आर्थिक तंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा करोड़ों डॉलर के S-400 रडार डिफेंस हैंगर्स का तबाह होना ये बताता है कि रूस के सबसे एडवांस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम को पंगु करने की कोशिश हो रही है।
साथ ही उन एयरबेसों पर हमले जहां से बॉम्बर विमान उड़ान भरते हैं, और वो टेक्नो पार्क जहां रूस अपनी मिलिट्री इनोवेशन करता है, ये सब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ सैन्य कमर नहीं तोड़ रहा, बल्कि आर्थिक ढांचे को भी अंदर तक हिला रहा है। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, विजय दिवस का टकराव। तकनीक और टारगेट्स के बाद उस ऐतिहासिक और वैचारिक टकराव को समझना भी बेहद जरूरी है, जिसने मई 2026 में ड्रोन हमलों के एक भयंकर तूफान को जन्म दे दिया। इस टकराव की जड़ें दरअसल काफी गहरी हैं। एक तरफ रूस का विक्ट्री डे यानी विजय दिवस है, जो 1945 में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का ऐतिहासिक जश्न मनाता है और अपनी पुरानी सोवियत ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने यूरोप डे मनाने का ऐलान कर दिया। ये अपनी ऐतिहासिक सोवियत जड़ों से खुद को पूरी तरह अलग करने और आज के समय में जो यूरोपीय सहयोगी इस युद्ध में उनका साथ दे रहे हैं, उनके प्रति एकजुटता दिखाने का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव था। दोनों तरफ से ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं था, बल्कि विचारधाराओं की एक आमने सामने की टक्कर थी। और फिर मई 2026 की घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे चीजें रातों रात बेकाबू हो गई। देखिए, 9 मई को मध्यस्थता से 3 दिन के सीजफायर की शुरुआत होती है। शांति की एक छोटी सी मामूली सी उम्मीद जगती है। लेकिन 11 मई को ये सीजफायर आधिकारिक रूप से खत्म हो जाता है। और फिर आता है 12 मई। रूस यूक्रेन पर 200 से अधिक ड्रोन से एक बेहद जोरदार हमला कर देता है। इसके ठीक अगले दिन यानी 13 मई को यूक्रेन पलटवार करते हुए रूस की एनर्जी साइट्स को निशाना बनाता है। और इसके जवाब में रूस एक बार फिर से 800 ड्रोन्स की पूरी झड़ी लगा देता है। देखते ही देखते एक अस्थायी शांति इतिहास के सबसे बड़े ड्रोन युद्ध में तब्दील हो गई। अब हम अपने चौथे और अंतिम भाग पर आते हैं, विश्वव्यापी प्रभाव और जनहानि। युद्ध के इस मैदान से थोड़ा पीछे हटकर अगर एक जूम आउट नजर डालें तो एक बहुत ही भयानक मानवीय कीमत और कूटनीति का एक उलझा हुआ जाल नजर आता है। इस युद्ध की सबसे कड़वी और दुखद सच्चाई असल में इसके आंकड़े हैं। अनुमानित रिपोर्टों पर अगर गौर करें तो अब तक लगभग 5,25,000 रूसी सैनिक और करीब 6 लाख यूक्रेनी सैनिक हताहत हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस भयानक जनहानि ने दोनों ही देशों को एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अपनी सेना में नई भर्ती के लिए दुनिया भर में अलग अलग विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। जनशक्ति यानी मैन पावर की यह कमी अब युद्ध का एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट बन चुकी है। और जब मैन पावर की इसी तलाश की बात होती है तो एक खास नंबर उभरकर सामने आता है, 32। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक रूसी सेना में काम करने के लिए 202 भारतीय नागरिकों को रिक्रूट किया गया था, जिनमें से अप्रैल 2026 तक 32 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध अन्य देशों के नागरिकों और उनकी कूटनीति को सीधे तौर पर अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके कारण अंततः कूटनीतिक दखल देना ही पड़ता है। अब अगर ग्लोबल चेसबोर्ड को देखें तो कूटनीतिक मोहरे पूरी तरह से बिछ चुके हैं। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में, जो कि रूसी समर्थित है, वहां नागरिकता का ऑफर देकर यूक्रेन के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर परयूल सिस्टम के जरिए पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार अरबों डॉलर्स की फंडिंग भेज रहे हैं ताकि वो युद्ध में टिका रहे। इन सबके बीच अमेरिका अब चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने का दबाव बना रहा है, क्योंकि चीन रूस और ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी अर्थव्यवस्था और इस युद्ध को समर्थन दे रहा है। तो साफ है कि यह अब सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि बड़ी प्रॉक्सी सुपर पावर्स का खेल बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल सामने आता है। अगर महज कुछ हजार रुपए के AI द्वारा निर्देशित ड्रोन्स किसी भी सुपर पावर की $multi-million हवाई सुरक्षा को लगातार और इतनी आसानी से चकमा दे सकते हैं, तो क्या भारी भरकम पारंपरिक और महंगे हथियारों वाले युद्ध का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? युद्ध का भविष्य अब शायद आसमान में उड़ने वाले इन छोटे बिना आवाज के हथियारों पर निर्भर है। ये सच में विचार करने वाली बात है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।